हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरे और मेरे ससुर जी के रिश्ते के बीच की है। मेरा नाम कामिनी है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं काफी खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी, लेकिन वो लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। हमारे घर में मैं, मेरे पति और ससुर जी थे। हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 45 से 50 साल की होगी, लेकिन वो काफी जवान दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफी समय हो गया था। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि कामनी, अब जो होना था वो हो गया है, इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पर साथ ही साथ वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाती हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी सहेली ने मुझे घर पर बुलाया क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई समस्या हो वो सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है और उनका भी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वो मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बनाकर दिया और खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आज रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। मैं सोच सोचकर परेशान सी होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने देख लिए था कि ससुर जी कौन सी किताब देख रहे हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या पढ़ रहे हो? वह बोले, कुछ नहीं बहू, किताब देख रहा था बस। बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं। ससुर जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू कहो क्या बात करनी है। मैंने कहा, ससुर जी बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं। उन्होंने कहा, अरे पहले तुम बोलो तो सही, क्या बात है? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मेरे से कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें ला के ना दिया हो? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, जो भी बात है खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं
उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नजरों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे। आपको पता है, एक औरत की कई जरूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने पता नहीं एक बार मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज की तलाश तुम बाहर से कर रही हो वो चीज तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी सामान हूँ, आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? ससुर जी बोले, देखो बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही जिंदगी बीता रहा हूँ, और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तुम भी अकेले जिंदगी बीता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत लो, वो तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूँ तो बहू, मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोचकर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू, आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं, आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वो बोले, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चाची जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी ससुर जी बाहर घूमने चले गए। उनकी आदत है कि जब वह घर पर रहते हैं तो वह खेतों की तरफ घूमने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे चाचा चाची भी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 1 बजे का समय हो चुका था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें काफी हद तक सही लग रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी, खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वह बोले, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई और वहाँ से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुँची तो शाम के 7 बज चुके थे। ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने ससुर जी को उठाया और वो नहाने चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। शाम के 8 बज चुके थे। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वो सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना था वो हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई
और ससुर जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वो सब बातें की और सारा काम किया। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, कामिनी, अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने जॉब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वो भी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ देर के बाद हमारे घर बच्चा भी हो गया और हमारी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही है, क्योंकि ससुर जी ने मेरी हर कमी को पूरा कर दिया है। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले, हम लोग अपने घर खुश हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपने मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, दामाद ने मेरी स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद अचानक मेरे कमरे में आया। मेरे बगल में आकर उसने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई है, अब वह पुरानी लगने लगी है, अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। दामाद ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 3 बजे तक लगातार। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और आज मैं आपको अपना और अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो दिल को थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत जरूरत है, कुछ दिन मेरे पास आओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा दामाद खुश हो गए। वे मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके पीछे दामाद ने भी मुझे गले लगाया। इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह से गले नहीं लगाया था। अचानक उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सरिता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सरिता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने पर दामाद ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। दामाद ने मेरी तारीफ किया तो सरिता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह बोली, सुमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं हूँ। क्या तुम रोज बाहर मेस में खाते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, सरिता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज तो मैं यहाँ नहीं रहती, तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से यह कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही सरिता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वे बोले, सरिता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आईं, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तभी दामाद भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है।
आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा न कोई साला है और न कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। अब चाहे साला, साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहां से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे, तभी मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं था। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद की आवाज उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वह बात प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहां आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सरिता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देख मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफी का कप दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए बोली, सरिता, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूं और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द मां से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वह बोली, बोलो मां, तुम्हें मुझसे क्या इतना जरूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, सरिता, तू खुद को इतनी कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर सरिता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वह बोली, मां, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतने सख्ती से बात कर रही हो। सरिता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है। अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए सरिता बोली, मां, मुझसे कहने के बजाय समीर से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना, कैसे वह खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वह बोली, मां, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूँ। ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं समीर को कैसे समय दूं? समीर तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें यहां बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था कि सासू मां के आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहां आई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं। नहीं तो हर बात में ये ऐसा और वो वैसा ही चलता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वह कह रहा था कि जब मेरी सासू मां आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी है, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए समीर को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं जो वे खुद सुलझा लेंगे। इसीलिए आगे मैंने सरिता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद की गाड़ी का आवाज सुनाई दिया। उस दिन समीर भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर में संभाल लूंगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा। लेकिन दामाद ने कहा,
सासू माँ, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब सरिता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, माँ, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने पिंक रंग की नेट वाली साड़ी साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नजर फेरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्रदराज नहीं लग रही हैं। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सरिता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर समीर से कहा, समीर, तुम्हारी साली तो बहुत ही सुंदर है। इस पर समीर कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता बोली, बॉस, ये समीर की साली नहीं है, ये तो माँ है, ये समीर की सास है। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफी मांगी और वहां से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप सरिता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन उनकी इस मजाक पर सरिता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नजरों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सरिता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही सरिता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए सरिता पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी सरिता मुझसे नाराज होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद थे। हमारी नजरें मिलते ही दामाद ने कहा, सासू माँ, अंदर आ सकता हूं। ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या जरूरत, आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हो। फिर हंसते हुए दामाद कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो मैं आपको कभी यह